गुड इवनिंग एंड नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जियो पॉलिटिक्स के बारे में। कुछ हम जो बातें जो हैं उसका जरा खुलासा देंगे। का आफ्टर ऑल ये जो इतना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में भी, और क्या कहते हैं यूक्रेन और रशिया और ये वो, इसका जो है थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। प्लस ये मिलेगा कि भैया इसके पीछे क्या है, ऐसी फोर्सेस जो कि ये सब मैनिपुलेशन करके ये सब वॉर्स कराती हैं, और ये क्यों होता है ऐसे। और ये जो है ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई नया है। दिस हैज बीन डन अर्लियर ऑल्सो एंड दिस हैज बीन डन बाय द सेम फोर्सेस। बट द डिफरेंस इज कि इस बारी जो है वो, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया, हमारा जो क्या कहते हैं, जो 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 ग्रेप वाइन जो है वो इतनी डीपली क्या कहते हैं तत्व को कुरेद के निकालती हैं कि उनको जो है पता लग जाता है कि भाई क्या असली क्या हो क्या रहा है इस सब के पीछे। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसको जो हूं एक बहुत ही ग्राउंड लेवल पे इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों में से जितने अधिकतर लोग जो है उनको ये समझ में आए कि भाई ये आफ्टर ऑल इस दुनिया में ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है। ठीक है। मेरा नाम सुरेंद्र कौल है। मैंने पहले भी मोनोलॉग्स और पॉडकास्ट वगैरह में हिस्सा लिया है। तो आज मैं जो हूँ इस बारे मुद्दे पे, जिसका की टाइटल है जियो पॉलिटिक्स एट इट्स फाइनल लेवल। तो इसमें जो मेन एक्टर जो है, लेट मी स्टार्ट विद दिस, इसमें जो मेन एक्टर है वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। जब मैं कहता हूं यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मेरा मतलब कहने का ये है कि उसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, उसमें आपके क्या कहते हैं जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉरेन सर्विसेज, सीक्रेट सर्विसेज, आई डोंट मीन द सीक्रेट सर्विस ऑफ जो कि प्रेसिडेंट की जो है वहां पे जो सुरक्षा का काम करते हैं वही नहीं, जो जितने भी वहां पे उनकी सीआईए, एफबीआई, ये वो जितना भी सब कुछ पूरा जो टोटल वहां का जो गवर्नमेंट का जो एक एक क्या कहना चाहिए, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उनका जो है वहां पे ये रोल रहा है कि उन्होंने जो है ये इसके पीछे काफी कुछ इसके राज छुपे हुए हैं, जो कि मैं आज उसका खुलासा करूंगा। अब मैं इस बात पे आता हूं कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ही क्यों, और भी तो बहुत कंट्रीज हैं जिन्होंने कि अपने फायदे के लिए बहुत कुछ करा। देखिए ऐसा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने फायदे के लिए किया वो तो मतलब समझ लीजिए 99.99% है। जो दूसरे देशों ने किया वो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है, एज कंपेयर एज कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम इस बात पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सीधी सीधी दो चार बातें बता दूं जो कि तथ्य है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये आप कोई भी किसी भी उसमें गूगल में या कहीं से भी पता कर सकते हैं। मैंने इस पे काफी डीप रिसर्च करी है। यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन ने थ्रू द इयर्स 51 देशों की, 51 देशों की जो क्या कहते हैं वहां के जो जो वो था गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उनका तख्ता पलटा है। 51। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 200 के करीब कंट्रीज हैं। उनमें से 51, दैट मीन्स कि 25% ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन have been overthrown. The governments have been overthrown where USA has been instrumental in doing it. उनको कोई भी वहां से कोई हल्का सा भी खतरा मिलता है या उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, तो व्हाट यूएसए डज इज, विदाउट एनी consideration for human lives, without any consideration for any kind of
any kind of कि भाई आफ्टर ऑल इंटरनेशनल यूएन में या कहीं पे भी इसके क्या रिपरकशंस होंगे, बिकॉज दे आर द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, लेट्स फेस द फैक्ट। और उसमें इन्होंने इतने ज्यादा क्या कहना चाहिए, एक एक प्रोसेस उन्होंने अपनाया है कि भाई जो भी कंट्री इनकी लाइन नहीं टो करेगा, जो भी कंट्री इनके साथ नहीं चलेगा, जो भी कंट्री इनके साथ कुछ भी पंगा लेने की कोशिश करेगा, उसका उसका ये काम तमाम कर देते हैं। बहुत सारे कंट्रीज तो मैं वैसे ही आपको गिना सकता हूं। आप जापान ले लीजिए, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इसका शुरू हुआ था, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, एंड देवर प्रोजेक्टिंग कि भाई आफ्टर ए पॉइंट वो जो है आपका क्या कहते हैं यूएस को भी क्या कहते हैं पीछे छोड़ देगा, दिल भी नंबर वन इकॉनमी। हुआ क्या, जापान का इन्होंने अवाड़ा कर दिया। और टुडे, अब मैं बहुत लंबे उसमें नहीं जाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में ये सब बताऊंगा कि जापान को इन्होंने जो उसका जो स्टैगफ्लेशन है, जो मतलब चलिए इन्फ्लेशन ही समझ लीजिए उसको, इन्फ्लेशन और रादर उसका जो, हाँ स्टैगफ्लेशन ही कहूंगा मैं, इन्फ्लेशन नहीं। स्टैगफ्लेशन इतना जबरदस्त हुआ है कि वो इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाई जब से कि उन्होंने उसका, और इसको हो गए कोई 25-30 साल पहले उन्होंने सब प्रोसेस शुरू किया था, और उसके बाद जो है जापान का वो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जापान के बाद साउथ कोरिया आगे बढ़ा, लेकिन वो इतना छोटा सा कंट्री है, और वो जो है बेसिकली दे टोड अमेरिकन लाइंस, तो उसको उन्होंने कुछ नहीं किया, एंड दे आर थ्राइविंग बिजनेस। तो वहां तो बड़ा अच्छा चल रहा है। जो मेन उसके बाद बहुत सारे, इराक आया, इराक के वो जो सदाम हुसैन को इसने मरवा दिया इन द गाइज ऑफ कि हाँ जी उनके पास जो है वो क्या कहते हैं केमिकल वेपन्स थे, ये थे वे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। और ये सब को उन्होंने जो है ये दिखाया कि भैया मास डिस्ट्रक्शन के जितने भी ये सब जो वो था, तो उसमें जो है इसकी वजह से उन्होंने सदाम हुसैन को मरवाया, प्लस दे टुक ओवर। बट बेसिकली उसके पीछे जो आइडिया था वो ये था कि इराक के तेल को इराक के तेल को कंट्रोल करना। उसके बाद जो है ईरान, क्योंकि ईरान ने भी नहीं इनकी लाइन टो करी, तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए। रिसेंटली आपने देखा रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो ऐसे ही करते हुए इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए थे जब हमने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब जो है वो ट्रायल किया था। तो like that, they have done this. A plethora of countries, they have treated them such at such shabby levels. अब मैं आता हूं चाइना पे। देखिए, चाइना को सबसे पहले रिचर्ड निक्सन ने जाके खूब चढ़ाया कि आप जो है आप प्रोडक्शन हब बन सकते हैं हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का भी उसमें एक इंटरेस्ट था। यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी भी जो डर्टी इंडस्ट्री है, जैसे लोहा इस्पात वगैरह बनाने की फाउंड्रीज हो गई, आपका क्या कहते हैं जो भी वहां पे, अब अगर आप देखोगे, मैं आपको आपको ये मैं बता सकता हूँ कि जो भी वहां पे जो अच्छी इंडस्ट्री है, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सारी जो है बड़ी क्लीन इंडस्ट्री है। सॉफ्टवेयर हो गया, चिप्स बनाने की कंपनीज हो गई, ऑल दोज थिंग्स, ये बड़ी साफ इंडस्ट्री है, इनको इन्होंने अपने पास रखा। लेकिन जो भी गंदी इंडस्ट्री थी जिसमें पोल्यूशन था, ये सब कुछ था, वो उन्होंने कहा कि चाइना आप संभाल लो। उसके प्रोडक्ट्स तो इन्होंने यूज किए, लेकिन वो इंडस्ट्री उन्होंने धीरे 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 शिफ्ट कर दी चाइना की तरफ। उसके बाद देखिए तुर्रा ये कि चाइना के ऊपर, क्योंकि वहां पे जो वो था क्या कहते हैं जो भी पोल्यूशन वो लोग क्रिएट कर रहे थे, उसके पोल्यूशन को इन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है कि क्योंकि आप पोल्यूशन इकट्ठा ये जमा कर रहे हो पूरी दुनिया में, इसका मतलब ये है कि आपको जो है इतना इतना उसमें पेनल्टी लगेगी जो भी आप माल हमको बेचोगे। तो पोल्यूशन इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, पूरी दुनिया में बुरी हालत थी उस टाइम पोल्यूशन की। अमेरिकन भी बहुत मरे हैं उसमें, मैं ये भी आपको बता दूं, अमेरिकन भी बहुत मरे हैं उसमें।
लेकिन वो उन्होंने अब सफाई करके वहां पे चाइना भेज दिए वो सब इंडस्ट्री जो पोल्यूशन क्रिएटेड थी। लेकिन उस पे उन्होंने टैरिफ लगा दिए, हाँ जी आपको इतना इतना पेनल्टी हमको पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो भी वो माल वहां से खरीद रहे थे उसको वो डर्थ चीप खरीद रहे थे। खैर, हुआ ये कि भाई चाइना ने भी अपने पोल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल किया धीरे धीरे। एंड उसके बाद चाइना भी अब एक वर्ल्ड पावर बन चुका है, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट करके बड़ा पैसा जमा जमा करा, अपने लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड था उसको बढ़ाया। उसके बाद वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैं लकी था कि मैं कम से कम भी चाइना कम से कम 20 30 25 बारी गया होऊंगा। और वो उन दिनों में गया था जबकि वहां पे ये चेंजेस आ रहे थे। एवरी विजिट आई मेड, let's say after a couple of months or 3 months or 4 months, I could see that the difference was there. मैंने चाइना की जो सबसे पहले मैं बार गया था दैट वाज इन 1986। बेजिंग एयरपोर्ट में मैं उतरा, वहां पे पॉट होल्स थे जो अराइवल हॉल में। वहां पे कोई साइंस नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, अंग्रेजी कोई बोलता नहीं था। इट वाज रियली रियली वेरी पथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो उससे बढ़ के अब आप देखिए वहां पे जो है आई थिंक दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट जो है वो बीजिंग में ही है। एंड आई हैव बीन देयर आल्सो ऑफ कोर्स लेटर ऑन। तो लाइक दैट करके जो चाइना का, तो अब जो है चाइना जो है वो फेस कर रहा है सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज चाइना इज थ्रेटनिंग नाउ यूनाइटेड स्टेट्स की भैया यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पीछे रह जाएगा और हम जो है वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएंगे। डिफेंस उन्होंने बहुत अपना तगड़ा कर लिया। इनफैक्ट दे से बाय सम एस्टिमेट्स, as far as Chinese Navy is concerned, that probably is if not better but at par with the American Navy. तो यहां तक मतलब वो पहुंच चुके हैं कि उनको जो है कोई मिलिटरीली अगर यूनाइटेड स्टेट्स अटैक करता है तो उसके लिए भी उनके पास जवाब है। तो इसीलिए अब जो है उनको खतरा लग रहा है, तो अब धीरे धीरे उन्होंने जो है चाइना के ऊपर जो है वो चालू कर दिया अपना ऑपरेशन कि भैया अब इसकी इकोनॉमी का सत्यानाश करो। अभी उसको मैं वही रहने देता हूं, अब मैं आता हूं इंडिया पे, जो कि हमारा मेन 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 कंसर्न है। इंडिया में क्या हुआ है कि इंडिया भी अब काफी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है थैंक्स टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। और उन्होंने जो है बिल्कुल फोकस होके प्लान करके अच्छी तरह से उन्होंने जो है बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे बढ़ाई हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, डिफरेंट कंट्रीज से ट्रेड बढ़ा है, हमारी जो क्या कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बढ़ गए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू नो कि इंडिया में काफी इस बार मामले में डेवलपमेंट हुआ है। अब क्या होता है कि जब चाइना के ऊपर ये सब हो रहा है, अब जो है यूनाइटेड स्टेट्स को जो है डर सही लगने लगा कि भैया अब जो है चाइना और इंडिया में भी थोड़ा सा समझौता हो गया है। क्योंकि अभी एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो है चाइना और इंडिया का समझौता हो गया है। और वहां पे, और ये नहीं है कि हमने इंडिया ने कोई ऐसी बड़ी क्या कहते हैं बेवकूफी के साथ वहां पे एग्रीमेंट कर लिया हो कि भाई एट एनी कॉस्ट, नहीं। वहां पे विजिलेंस जो है वो इंडियन की तरफ से भी रहेगी, इंडियन साइड की तरफ से भी रहेगी और चाइना की तरफ से भी रहेगी कि कोई भी अगर उस जो एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन करता है तो वो हमारी नोटिस में आएगा और उसको जो है फिर आगे जो है इस बारे में बढ़ाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चाइना जो है मेरे ख्याल इस बारी पंगा नहीं लेगा, उनको समझ में आ गया है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ये गिव इन करने वाली नहीं है। दिस इज नॉट अवर अर्लियर गवर्नमेंट्स, जहां भी कि नेहरू जी ने कभी वो तिब्बत दे दिया, कभी अक्साई चीन दे दिया, और वो बहुत कुछ देने वाले थे। वहां पे क्या कहते हैं यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, यू नो ऑल दैट, उसमें वहां पे जगह मिलने वाली थी, नहीं जी चाइना को दे दो, हमें नहीं चाहिए। तो इस टाइप की जो बेवकूफियां हमारे जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, स्पेशली नेहरू ने जो करी, वो मतलब इसमें जो है काफी उसमें हमको परेशानी उठानी पड़ रही है। अब क्या है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ज्यादा रेटल्ड है। पहले उसको
चाइना को, उनको पता था कि हम अगर चाइना को बढ़ा देते हैं, और पहले एक्सपीरियंस था उनको, जापान को कैसे ठिकाने लगाया, इराक को कैसे लगाया, ईरान को कैसे लगाया, वेनेजुएला को कैसे लगाया, इन सबको इन्होंने बड़ी आराम से ठिकाने में लगा दिए। चाइना को भी वैसे ठिकाने लगा देंगे। क्योंकि 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 चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पे है सिंगल पार्टी सिस्टम, विच इज कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC। ओके। तो वो जो वहां पे कोई इलेक्शंस नहीं होते, ठीक है, उनके लोकल इलेक्शंस होते हैं, लेकिन उसमें पहले ही पता होता है कि कौन जो है वो जीतेगा, क्योंकि उसमें जो है पार्टी का जो मेंबर होता है वो ही जीतता है। ठीक है। तो उसमें अगर इनको, यूनाइटेड स्टेट्स को ये कंट्रोल था कि भाई अगर कल चाइना को ज्यादा आगे दिखाता है तो हम इसके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं और इनकी इकोनॉमी तहस नहस कर सकते हैं, और कोई भी उसमें ऑब्जेक्ट, दुनिया में जो भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन करने वाले होंगे या UN में जो आवाज उठेगी, उसमें ये इनका बड़ा अच्छा जस्टिफिकेशन होगा कि भैया ये तो सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिज्म है वहां पे। हालांकि कम्युनिज्म वहां पे अब नहीं है, वहां पे पक्का पक्का कैपिटलिज्म है। और उसका सिर्फ जो पार्टी का नाम है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, दैट्स ऑल। अदरवाइज इट्स ए टोटल डिफरेंट स्ट्रक्चर नाउ। द कंपनीज आर प्राइवेटाइज्ड। वो पहले कम्युनिज्म में जो है वो सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, वो सब खत्म हो चुका है। सो दीज कंपनीज आर नाउ प्राइवेट कंपनीज, एंड दे आर मेकिंग मनी लाइक एनी अदर कॉर्पोरेट, जैसे इंडिया में या यूरोप में या यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, सब जगह जैसे होता है वैसे ही वहां पे भी चल रहा है। दो दो देयर इज अ बिग डिफरेंस, एंड दैट इज दैट द पार्टी बॉसेस, जो वहां का पोलिट ब्यूरो है जिसपे कि 7 लोग बैठते हैं, उसी में से जो है प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी वो चुना जाता है, जो कि हम लोग जो है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, बट वो लोग जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं। तो वो जो है कंट्रोल करता है कॉर्पोरेट्स को। वो कभी भी किसी भी ओनर को कह सकता है कि भाई साहब आप जाओ यहां से, छुट्टी, ये कंपनी हमारी है, ये कंपनी जो है चाइना की है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है, ये उसको हम ओन करते हैं। तो ये जरूर फर्क है, अदरवाइज जो है, और वहां कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। वहां पे जैसे उन्होंने डिसाइड किया वैसे का वैसे ही जो है वहां पे डिक्टेटोरियल रिजीम है इस टाइप की। तो चाइना, अब हुआ क्या है कि जब रिलेशनशिप इंडिया के और चाइना के थोड़े बेटर हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत जबरदस्त बेटर हुए, नहीं, बेटर हो गया, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि ब्रिक्स बीच में आ गई। ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक्स से यूनाइटेड स्टेट्स को कोई डर नहीं था। अब यूनाइटेड स्टेट्स जब मैं कहूंगा तो मैं उसमें वेस्टर्न कंट्रीज को भी उसमें इन्वॉल्व करूंगा, जो कि मोटे मोटे रूप से जो कि नेटो के मेंबर है, प्लस फाइव आइज नेशंस को भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। फाइव आइज नेशंस वो हैं जो कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स शुरू करें, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद आपका क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड, ये जो है 5 कंट्रीज जो हैं जिनका बैकग्राउंड, जिनकी जो जेनेटिक जो हेरिडिटी है वो है एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन जो है, जो एंशंट अंग्रेज जिसे हम लोग कहते हैं, उस टाइप के जो लोग थे, वो जो है उन्होंने अपनी ये कि फाइव आइज एक नेशन बनाई, जैसे G7 है, G20 है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसी तरीका का इन्होंने अपना एक एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्लब बनाया है, और उसमें ये लोग पार्ट करते हैं। तो ये जो थ्रेट जो यूनाइटेड स्टेट्स को लगी प्लस वेस्टर्न कंट्रीज को लगी कि भैया ये जो है अब मामला जो है थोड़ा सीरियस हो गया है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री मिलके, देखिए रशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। तो इस ब्रिक्स जो कंस्टलेशन है, जो ब्रिक्स का जो ग्रुप है, इसमें लैंड मास जो है सबसे ज्यादा हमारे पास है। उसके बाद चाइना ऑल्सो इज अ ह्यूज कंट्री। इंडिया इज ऑल्सो साइजेबल कंट्री, मैं नहीं कह रहा इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छा साइजेबल है।
उसके बाद जो है हमारे पास पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, चाइना की और इंडिया की मिला के ही करीब करीब 2.7 2.8 बिलियन लोग तो इसी में रहते हैं। ठीक है, ब्राजील में बहुत ज्यादा नहीं है, उधर साउथ अफ्रीका में ज्यादा नहीं है, रशिया में ज्यादा नहीं है, लेकिन टोटल मिला के प्लस ऑन टॉप ऑफ इट जो हमारी जीडीपी बनती है वो भी करीब 46% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी जो है वो हमारी ब्रिक्स कंट्रीज में बनती है। अब क्योंकि अमेरिका ने रशिया रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए यूक्रेन वॉर की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, उस सैंक्शन से जो है रशिया तंग आ गया। उनके $300 बिलियन जो कि उनके रिजर्व थे वो भी वो हड़प गए, ये अमेरिकन जो ये जो रशियन जो के जो 300 बिलियन थे वो अमेरिकन जो है वो हड़प गए। कहा जी ये सैंक्शंस हैं तो इसके लिए ये भी गए। उसी तरीके से अब जो है दुनिया को डर लग गया, भैया यूनाइटेड स्टेट जो है वो तो एक क्या कहते हैं डिपेंडेबल पार्टनर नहीं है, हम जो है अपने डॉलर्स को भाई साहब चेंज करो और दूसरी करेंसीज लाओ सो दैट वी कैन यूज इट एज ए लेवरेज अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर्स, सो दैट अगर टुमारो या अमेरिका में कुछ होता है या अमेरिका जो है वो तो हर बात पे नाराज होकर सैंक्शन लगाना चालू कर देते हैं, तो उसमें जो है वो जो है उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उस चीज को अवॉइड करने के लिए ब्रिक्स ने कहा ठीक है जी हम अपनी एक कॉमन करेंसी बनाते हैं जिसमें कि हम आपस में ट्रेड वगैरह करेंगे और वेस्ट जो है उसको बिल्कुल त्याग देंगे, हम उनको इसमें इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा है। और ये जो है अब एक सीरियस पॉसिबिलिटी उभर के सामने आ रही है कि ब्रिक्स नेशंस जो है इज गोइंग टू बी ए इक्वल इफ नॉट बेटर, जिसे कहना चाहिए टक्कर अगेंस्ट द वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये चीज जो है इससे जो है अमेरिका जो है बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। चाइना से वो इतना नहीं घबरा रहा था, लेकिन इंडिया से सबसे ज्यादा घबरा रहा है, क्योंकि क्योंकि इंडिया के ऊपर वो कोई भी लांछन नहीं लगा सकता, इंडिया के ऊपर वो किसी भी रीजन को दे के अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है तहलका मच जाएगा, बिकॉज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इस चीज को क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, हमारे जितने दे आर ऑल इलेक्टेड इलेक्टेड पीपल और सेलेक्टेड बाय द इलेक्टेड पीपल, तो उसमें जो है आप ये नहीं कह सकते नहीं जी यहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं है, या जो भी आप उसमें लांछन लगाते हो। तो अपना ये छोटे मोटे, अब जैसे कनाडा को उन्होंने उकसा दिया अमेरिकन ने, उन्होंने कह दिया हाँ जी यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है, आप जो है जी हमारे यहाँ आके कैनेडियंस को मार रहे हो। अरे भाई अमेरिका जाके वो क्या नहीं मारता दूसरी कंट्री में जाके अपने दुश्मनों को? उसामा बिन लादेन तो सबसे बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है। अमेरिका ने तो सैकड़ों क्या हजारों क्या लाखों लोगों को मारा, सदाम हुसैन को नहीं मारा था, क्योंकि उससे उनको उससे खतरा लग रहा था कि भैया वो जो ट्रेड अपना जो ऑयल का है वो अपना लोकल करेंसी में करने वाला है, वो अब डॉलर में नहीं करेगा। तो उनके जो डॉलर का जो चक्कर है वो डॉलर का डी डॉलराइजेशन जो है इट हैज बिकम ए रियलिटी नाउ इन ब्रिक्स। तो इसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया के लिए ये लोग लांछन लगा, छोटे मोटे अभी पीछे वो अनगिनत थ्रेट्स थी कि हाँ जी वो प्लेन में जो है बम छुपा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी पता नहीं कितनी 250-300 फ्लाइट जो है वो डिले हो गई इसकी वजह से। तो ऐसे ही ये फार्मर्स का आंदोलन करा दिया। यहाँ पे क्या कहते हैं उनके जो फॉरेन एजेंट्स हैं इन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वो आके यहाँ पे क्या कहते हैं तहलका मचा रहे हैं। एनजीओज हैं जो कि इलीगल एनजीओज हैं, जो भी यहाँ आके खुद सिर्फ स्पाइंग करते हैं या यहाँ पे आके लोगों को इंस्टिगेट करते हैं अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो ये सब जो है रिगमारोल, ये जो है सब का सब इज डायरेक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स
यूनाइटेड स्टेट्स इज द बिग कल्प्रेट इन ऑल दिस डिजाइन। तो इसमें जो है आप सबको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब कोई ब्लू आइड अमेरिकन आपसे कुछ बताने की कोशिश करता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, देखिए, एज फार एज अमेरिकन पब्लिक इज कंसर्न, लेट मी रिपीट दैट again and again. As far as American public is concerned, they are one of the nicest people I have seen on earth. जो रेगुलर लोग हैं, मैं कई बार गया हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में। अभी हम लोग अगस्त में वहां पे थे 1.5 हफ्ते के लिए। हम वहां पे गए थे, लोगों से जो भी हमने वहां पे घूमे फिरे सब, वी फाउंड पीपल आर एक्सट्रीमली फ्रेंडली, दे वांट टू हेल्प यू, वेरी कंपैशनेट एंड एवरीथिंग। बट द प्रॉब्लम इज द एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन का जो बुनावट है, वो बुनावट जो है इतनी ज्यादा, इन्होंने कंट्रोल फ्रीक्स है वो लोग कि वो पूरी दुनिया को अपने थंब के अंडर रखना चाहते हैं। और वहां पे प्रॉब्लम है। अभी आपने देखा होगा कि एक जूलियन असांज, एक स्वीडिश रिपोर्टर था, जर्नलिस्ट था, उसने जो है इनकी बहुत सारे सीक्रेट्स वगैरह रिलीज किए। अब ये लोग जो है सारी दुनिया में चीखते हैं कि जी प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, सब कुछ। लेकिन जैसे ही उसने सारा कुछ बताया, उसको भाई साहब 20 साल के लिए इन्होंने जेल में डाल दिया, आइसोलेशन में डाला। दे ट्रीट देम वेरी वेरी बैड। तो कहाँ गई वो? मतलब ये एक हिंदी में एक कहावत है, वो कहते हैं जी, हम करें तो पूजा, आप करें तो पाप। तो वही काम अगर सपोज, अभी तो मेरे को हमें हमें पता भी नहीं है, अगर सपोज इंडिया ने निज्जर को वहां पे सपोज करके अगर निज्जर को मरवा भी दिया, तो भैया यूनाइटेड स्टेट्स वालों, तुम भी तो यही कर रहे हो। तुमने भी ये किया पिछले सैकड़ों 100 सालों से एटलीस्ट। पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग मरवाए आपने, क्योंकि वो अमेरिका के दुश्मन थे। तो निज्जर भी तो हमारा दुश्मन है भाई, तो हमने भी वही काम किया। अब आप कहोगे नहीं जी, कनाडा में और अमेरिका में, देखो जी ऐसा है, ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, दे आर फाइव आइज नेशंस, ठीक है। और जहां तक कि इसका कनाडा का सवाल है, कनाडा जो है वो यूएसए का पार्टनर है, एज ए जिसे कहते हैं चोर चोर मसेरे भाई। ये दोनों को दोनों मसेरे भाई हैं, दोनों चोर हैं। अब यूनाइटेड स्टेट ने तो उसको ट्रूडो को उंगली कर दी कि भैया ऐसे 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 है। उसके बाद जो है उसने अपना क्या कहते हैं, और अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि उसको पता है कि भाई ट्रूडो जो है वो तो अपने घर में ही उसको तो सब तू तू कर रहे हैं। उसके अपने पार्टी वाले नहीं चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये जो मैं खुलासा दे रहा हूं, ये हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं सारा का सारा ये खुलासा पूरे अगर तरकीब से पूरे डिटेल में अगर दूं, पूरे डिटेल में जाके, तो कम से कम 3-4 घंटे का ये लेक्चर बन जाएगा। तो वो मैं करना नहीं चाहता। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है सतर्क रहें कि भैया ये अमेरिकन का ही ये सारा फैलाया हुआ जाल है। इसमें जो है इंडिया को भी काफी क्या कहना चाहिए, एक एक बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि मोदी साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से, आप लोग शायद मेरे ख्याल 99% ऑफ द इंडियन पब्लिक डजंट इवन रियलाइज कि जो तेल इन्होंने रशिया से खरीदा, डिस्पाइट वेरी 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 heavy objections from United States, but Modi did it. And the fine part was he paid with Indian rupees. So we did not spend any of our forex reserves at that. और वो तेल हमने खरीद के उसको रिफाइन करके वापस यूरोपियंस को बेच दिया, और वहां से फॉरेन एक्सचेंज हमने क्या कहते हैं कमाया। ये भाई साहब, ये मोदी साहब ही कर सकते हैं, और किसी के बस का नहीं है। नॉट दैट आई एम ऑफ कोर्स आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ मोदी, लेकिन मुझे उसकी खामियां भी पता है, जो कि मैं किसी दूसरे लेक्चर में उसके बारे में बताऊंगा कि मोदी कहाँ कहाँ मेरे हिसाब से कहाँ कहाँ लॉजिकली जो मैंने एनालाइज किया है, कहाँ कहाँ वो गलती कर रहे हैं।
तो आप जो है मेरी तरफ से ये जो है इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसके बारे में सोचिए। एंड आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स एंड आई वुड लव टू हियर योर रिएक्शंस। सो प्लीज 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 इसको जितना शेयर कर सके उतना करें, ताकि सब हिंदुस्तानियों के दिमाग में चला जाए कि भाई अमेरिका जो है वो किसी का दोस्त नहीं है। वो दोस्ती करता है लेकिन वो उसको एक्सप्लॉइट करने, दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट करने के लिए दोस्ती करता है। ये जो है तत्व है, ये तथ्य है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने जो है ये मेरा प्रोग्राम सुना। तो थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन गुड नाइट एंड नमस्कार। थैंक यू।